अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। ये शान खान साहब का एक सवाल है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आरिफ सर, आई वुड लाइक टू हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज़ ए क्वेश्चन, वाई मुस्लिम्स वांट एंड देयर डिज़ायर टू सेटल एंड रेफ्यूज इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। वो सवाल ये कर रहे हैं कि मुसलमान क्यों नॉन मुस्लिम कंट्री में जाके पनाह लेते हैं, माइग्रेंट बन के वहाँ रहना चाहते हैं, किसी मुसलमान देश में क्यों नहीं जाते। और मतलब उन्होंने ये फिर आगे कि आप अपने ब्लॉग में ये बताएं, तो देखें इस पे मैं पहले डिटेल में प्रोग्राम कर चुका हूँ। असल मसला ये है कि किसी मुसलमान देश का बंदा वो बाहर निकलता है तो ज़्यादातर वो उस ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड वहाँ पे जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म की तरफ। अब जैसे एक मिसाल ले लें मुसलमानों की, वो मुसलमानों का ये हिसाब किताब है कि मुसलमानों को ये ट्रेनिंग दी जाती है मौलवियों की तरफ। मौलवी यूं गर्दन से पकड़ कर रखता है अपनी आवाम को। हर मोहल्ले में 2-3 मस्जिदें हैं। उस मस्जिद का मौलवी उन लोगों के लिए जिंदगी दुनिया में खुदा है। उसकी हर बात को रिलीजियसली वो फॉलो करते हैं, और वो मुल्ला लोगों को रिलीजियस बनाता है, इस्लामिक बनाता है पक्का, और उनको समझाता है जो गरीब मुसलमान है कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं ना, वो उसको तकलीफ़ ना समझें, वो अल्लाह की तरफ से आपकी आजमाइश है, और उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे तो इसका मतलब आप अल्लाह के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो चुपचाप बर्दाश्त करके चलो। सादत हसन मंटो ने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बताया था। तो ये चीज़ होती है, मौलवी साला खुद 5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, 10 करोड़ के बंगले में रहता है, लेकिन आम आदमी को सादगी की बात करता है। हमारा तारिक जमील अमेरिका वगैरह के दौरे में जाता है तो वो लिमोजिन में घूमता है भाई। ये आम मौलवी का है। तो शान भाई, आपने जो सवाल किया है ना, तो वो उस ह्यूमन राइट्स की एक मिसाल है कि एक पाकिस्तानी, जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा से बचपन से बागी रहा हूँ, क्योंकि मैं सवाल करता था और मुझे मार पड़ती थी, घर से भी मार पड़ती थी और बाहर से भी मार पड़ती थी कि तुम काफिर हो, तुम गलत सवाल करते हो। सवाल तो आता है ना इंसान के जहन में। तो मैं पाकिस्तान में 20 साल की उम्र से भाग गया। मेरी माँ मुझे बहुत समझाती थी कि ना जाओ, बहुत लाडला था, लेकिन मेरे से वहाँ रहा ही नहीं जाता था। कहाँ गया मैं? सऊदी अरब। और आज का भी सऊदी अरब बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उस वक्त का सऊदी अरब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। यूरोप आया तो मुझे लगा कि हाँ, ये है वो जगह जहाँ पे आज़ादी है। तो ज़्यादातर मुसलमान आज़ादी मांगता है, उस शिकंजे से निकलना चाहता है, उस ह्यूमन राइट से निकलना चाहता है। वो इधर मिलता है नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में। एक आदमी मुसलमान इस सारी पाबंदियों से, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती मुसलमान मुल्क में। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? वेस्ट में। सुंदर पिचाई इंडिया से निकल के अमेरिका आता है तो अपॉर्चुनिटी है ना। सुंदर पिचाई सऊदी अरब जाता तो वो किसी शेख का गुलाम रहता, किसी शेख की कंपनी में रहता, छोटा सा वो बन के। एक मामूली मिसाल देता हूँ कि मेरे फादर सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक में थे। तो वो सेंट्रल बैंक में ज़ाहिर है उस वक्त सऊदी अरब का बिलियंस ऑफ डॉलर तेल की इनकम आ रही थी। तो पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आते थे लेने के लिए कि पैसा हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ ये है वो है, पूरी दुनिया से आते थे। तो मेरे फादर गवर्नर स्टेट बैंक के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। तो वो अक्सर घर आके मुझसे काफ़ी डिटेल, हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं होता था, तो वो मुझसे आके बातें करते थे। तो उनके यहाँ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे कई, उसमें अमेरिकन भी थे, ब्रिटिश भी थे, और पाकिस्तानी एक था, फारूकी साहब। तो मेरे फादर कहते थे कि हम अरब है ना, वो सबकी राय लेते थे कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन
करते वो थे जो फारूकी साहब कहते थे। और मेरे फादर कहते थे कि अमेरिकन की सैलरी अगर $10,000 है तो फारूकी साहब की $2,000 है उस जमाने में, 70s में। तो मुस्लिम कंट्रीज है ना, एक्सप्लॉइट करते हैं, ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, ना बोलने की आज़ादी होती है, ना फ्रीडम कोई चीज़ की होती है, और छोटे छोटे गुनाह या जुर्म पे लंबी लंबी सज़ाएं। यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े फ्रॉड कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में आना पसंद करते हैं। और उसमें मैंने जो देखा है हमारे पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे, अरब में इतना नहीं है ये जो यहाँ पे रहते हैं, दूसरे नॉन साउथ एशियन मुसलमान हैं ना, जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़ के बाकी दुनिया के जो मुसलमान हैं ना यहाँ पे, उनके सेटल्ड लोगों में बुज़ुर्ग जो हो गए हैं बड़े, उनमें वो बीमारी नहीं जो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों में, को वो जब यहाँ पे सेटल हो जाते हैं गलत सही काम करके पैसा बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं सब ने गलत काम किए हों, कोई आता है वो ट्रक चलाता है, प्याज के साथ रोटी खा के पैसा बचा बचा के बन जाता है मिलियनर, अपनी 3-4 प्रॉपर्टियाँ बना लेता है, अपना सब कुछ जायज़ तरीके से भी कमा के। ज़्यादा ऐसे भी हैं जो नाजायज़ करते हैं, लेकिन कुछ जायज़ वाले भी हैं ना, जायज़ तरीके से कमा के, जो नाजायज़ तरीके से कमा के वो सेटल हो गया, बच्चे पल गए, बढ़ गए, हो गए, पढ़ लिख गए। अब उसको क्या चाहिए पता है? अब उसको इस्लाम चाहिए, अब उसको वो जन्नत चाहिए जो बचपन से मुल्ला ने जहन में डाली हुई थी। और जन्नत कैसे मिलेगी? बीवी को पर्दा कराओ, बेटी को पर्दा कराओ, बुर्का पहनाओ, बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ। बहुत बड़ा बच्चा है, शादीशुदा है, तो उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इस्लामिक माहौल में रखो। वो जिन पाबंदियों से आज़ाद होकर आया था, अब वो अपने घर में वो पाबंदियां लगाता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है इधर। अपनी बेटी की शादी वापस वो पाकिस्तान ले जाके करेगा या इंडिया ले जाके करेगा, यहाँ नहीं यार, या यहाँ भी फिर कोई ऐसा मौलवी टाइप का लड़का मिल जाए तो उससे करेगा। बेटी को कोई राइट्स नहीं। बेटा शाम को स्कूल से आके अरबी जुब्बा पहन के, टोपी पहन के, बस्ता लटका के मदरसे में जा रहा है। बेक पाकिस्तान में या इंडिया में ऐसे मुस्लिम एनजीओज को चंदा फितरा ज़कात देगा जो गलत तरीके से मुसलमानों का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, तबलीग का, जिसको इंडिया में लव जिहाद भी कहते हैं। कोई टेररिज्म करता है, उसके केस लड़ने के जो एनजीओज काम करते हैं। कश्मीर में जो टेररिज्म हो रही थी उसके लिए जो एनजीओज वकील खड़ा करते थे और सब खर्चे करते थे, उसकी फंडिंग इन जो एनजीओ से होती है उसको पैसे देने, ऐसे काम करते हैं। तो ये बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं ना, कि जिन पाबंदियों से छूट के वो आया था, आज वो उसी का पाबंद खुद हो जाता है। यहाँ पे आप देखें बड़े हमारे जो सेटल बूढ़े हो गए हैं ना, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल काम करके पैसा बना लिया, अब सेटल्ड हैं, अब वो उसी में रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, दोस्त क्या रिश्तेदार हैं। मैं 2006 में गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 1 हफ्ता रहा था। तो वो रिश्तेदार हैं, मैं जिनकी शादी में गया था, मेरी एक रिश्तेदार की शादी थी, उसमें गया था मैं, तो वो उनके ससुराल वाले थे। तो वो भाई साहब मुझे अगले दिन कहते हैं कि चलें आपको थोड़ा हमारी एक्टिविटी दिखाते हैं। क्या एक्टिविटी थी? पहले एक एनजीओ के ऑफिस में लेके गए, यहाँ पे हम मिल के इस्लाम का काम करते हैं। अच्छा, उनकी लंबी दाढ़ी थी, बगैर मूछ की, टोपी, पजामा पहनते थे ऊंचा, ओरिजिनली कराची से थे। तो वहाँ पे वो एक्टिविटी दिखाई, नमाज का टाइम हुआ, चलें मस्जिद लेके गए। मैं इस मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ और मैंने आधा पैसा मेरा अपना लगा है मस्जिद बनाने में, चलो नमाज पढ़ते हैं। 3-4 लोग थे हम लोग। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे कपड़े नापा के।
क्योंकि मैं नहीं जाना चाह रहा था भाई नमाज़ पढ़ने, ठीक है ना। ये एक्टिविटीज़ होती हैं फिर इनकी। यहाँ पे ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ। एनीवे, शान भाई काफ़ी डिटेल में आपके सवाल का जवाब दे दिया। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का ये हाल है इस वक्त। अच्छा अजीज़ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक मेरे दोस्त की रिक्वेस्ट है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यूनुस खान, ये पेरिस में रहते हैं, पख्तून हैं, और ये भी पाकिस्तान नहीं जा सकते। ये जर्नलिस्ट हैं और क्वालिफाइड जर्नलिस्ट हैं। आज टीवी के यूरोप के चीफ हैं और DW है ना जो यूरोपियन मीडिया हाउस, उसके भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जिनीवा भी हर साल हर सेशन में जाते हैं। अब जून में अगले हफ्ते, मैं तो जा नहीं रहा, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं। वो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं तो वो कवरेज के लिए जाते हैं, अगले हफ्ते जाएंगे। और ये पाकिस्तान के हवाले से एक PhD हैं। आप यकीन माने, मैं आपके सामने पाकिस्तान के हवाले से जो अंदर की ख़बरें रखता हूँ, मुझे मेजॉरिटी ख़बरें इनसे मिलती हैं और मेरी हर दूसरे दिन इनसे डिटेल्ड में गुफ्तगू होती है। इन्होंने, अब ये पाकिस्तान नहीं जा सकते और पाकिस्तान की सरकार इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कर भी रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरी तरह ये नहीं है देमर 4.5 पाकिस्तान तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये टू द टॉपिक बताते हैं कि किस तरह आर्मी गलत कर रही है, किस तरह ज़्यादतियाँ हो रही हैं। पख्तून इशू, बलोच इशू, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, इन सारे इश्यूज़ पे ये खुल के बातें करते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों पे। इन्होंने अब अपना YouTube चैनल बनाया है। इनका फेसबुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कड़वी बातें लिखते हैं फेसबुक पे, और YouTube चैनल भी इन्होंने बनाया है। आप में से जो भी पाकिस्तान की रियल न्यूज़ चाहते हैं वो ज़रूर इनके YouTube चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक लिखा है, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है। और पाकिस्तान की प्राइम टाइम जर्नलिस्ट हैं आसमा शिराजी, उन्होंने भी उनके लिए काफ़ी कुछ कहा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा जो अहम मौजू है, जनरल बाजवा की जो वीडियो इस वक्त बहुत वायरल भी हुई है, और वो फ्रांस के अंदर ये मामला हुआ है, ये वाक़या पेश आया है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। क्या कार्रवाई की जा रही है उस शख्स के ख़िलाफ़ और क्या उसका सुराग मिल गया है, इसके ऊपर हम आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। और ये मालूमात यूनुस खान हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं पाकिस्तान, जिन्होंने हमेशा FATF पे भी हमेशा पहले ख़बरें ब्रेक की हैं, और 1-2 दिन नहीं, कई दिन पहले वो ख़बरें ब्रेक करते रहे। यूरोप टाइम्स के नाम से वो अपना YouTube चैनल भी जो है वो करते हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और उनके बड़े असर रसूख वाले वो सहाफ़ी हैं यूरोप के अंदर। उनकी जो मालूमात है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। कुछ उनके साथ बात हुई, कुछ उनका जो YouTube चैनल है उसके ज़रिए से जो मैंने शेयर भी किया है ट्विटर के ऊपर, तो इसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ थोड़ा सा मैं आगाज़ में, अजीज़ दोस्तों, हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। ये एक तस्वीर है, शाहकार है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये खातून जो हैं, इनके पति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और ये जो आदमी है इनकी पत्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी की वाइफ है, और ये आसिफ जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड है। अब ये मरवाया के मारा के मर गए, दोनों के स्पाउसेस मर गए। सोनिया गांधी के पति गुजर गए टेररिज्म में। आसिफ जरदारी की पत्नी का तो डायरेक्ट इन पे ही आरोप लगा हुआ है कि इसने मरवाया है। ये दुबई में था उस वक्त। पति के मरने पे सोनिया गांधी इसलिए प्राइम मिनिस्टर ना बन सकी कि ये इटालियन ओरिजिन की थी, इंडियन ओरिजिन की नहीं थी। बेशक इंडियन नेशनलिटी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आम इंडियन हजम नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि एक गोरी आके हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा के देश की प्राइम मिनिस्टर बने। तो मजबूरन इनको मनमोहन सिंह को बनाना पड़ा, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल
असल हुक्मरान यही रही हैं। कि हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स आते थे, तो मनमोहन सिंह इस तरफ बैठते थे, ये डेलीगेट बैठा है, यहाँ पे उनके साथ मेन आदमी को बैठना चाहिए, यहाँ सोनिया गांधी बैठती थी और इसके बराबर में फिर मनमोहन सिंह बैठते थे। तो ये डी फैक्टो रूलर रही। लेकिन आसिफ जरदारी चूंकि पाकिस्तानी ही था, तो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के फ़ौरन बाद आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना। तो ये मतलब पाकिस्तान और भारत में ये चीज़ें, और इस ख़ानदान ने, भुट्टो गांधी ख़ानदान ने जो इन दोनों देशों का हाल किया है, उसका कई बार बता चुका हूँ, कभी मौका मिलेगा तो और बताऊँगा। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जितने रिटायर्ड जनरल हैं उनकी भी दिहाड़ियाँ लगती हैं। किसी कॉरपोरेट का हेड बना दिया, वापडा का, पेमरा का, PIA का, इसका उसका। अब जो नीचे के लेवल के फौजी हैं जो रिटायर होते हैं, उनको भी बेरोज़गार नहीं रखना। आम पाकिस्तानी भले मर जाए साला, ना उनके लिए नौकरी है, ना कोई रोज़गार है, ना कुछ है। तो अब पुलिस में पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी भर्ती कर किए जा रहे हैं। ये एंड नहीं है तो और क्या है। अजीज़ दोस्तों, बजट के हवाले से एक छोटी सी खबर शेयर करूंगा कि एक आदमी ने बड़ा, जैसा आम आदमी की समझ में आ जाए वैसे हमारा बजट रखा है कि मैं रोज़ाना चौकीदार को, मेरा जो चौकीदार है उसको 7,200 रुपया देता हूँ तनख्वाह, लेकिन मैं अपनी हेल्थ के लिए खाली 27 रुपये रखता हूँ और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सिर्फ 54 रुपया खर्च करता हूँ, 54 रुपया, और बाकी घर का खर्चा भी मैं कर्जा लेके चला रहा हूँ। और चौकीदार जिसको मैं 7,209 रुपया सैलरी देता हूँ, वो हर वक्त मुझे डरा के रखता है कि तुम्हें पड़ोसियों से खतरा है। हालांकि मेरे पास है क्या जो पड़ोसी मुझसे लूट के ले जाएंगे। मैं तो खुद भिखारी हूँ, भीख मांग के खाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा लाइफ स्टैंडर्ड है ना, उससे लाख दर्जे बेहतर लाइफ स्टाइल मेरे चौकीदार का है जो मुझसे सैलरी लेता है। कहानी समझ में आ गई होगी, ये एक आम पाकिस्तानी की कहानी है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में ये मेरा शहर है कराची। ये जो पिक्चर है ना, ये मैं देखता हूँ ना तो मेरा दिल कट के आ जाता है। ये वो जगह है कराची की सी साइड, जैसे आपके यहाँ चौपाटी है मुंबई में, ताज गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल के सामने का इलाका। मैं जब मुंबई आया था 90 में, तो मैं वहाँ पे कई शामें मैं वहाँ पे बैठता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है समंदर के सामने बैठ के पापड़ खाना, नारियल पानी पीना, पाइनएप्पल खाना, ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये कराची का सी साइड है। यहाँ पे इन बेंचों पे मैंने कई शामें गुजारी हैं मेरे दोस्तों के साथ। मैं यहाँ पे बचपन से यहाँ पे बहुत आता था। अब वहाँ पे आ रहा है समंदरी तूफ़ान, जो कि मुंबई और कराची दोनों टारगेट पे हैं। बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है। मौलवी कह रहा है कि यह अल्लाह की तरफ से अजाब है। आम आदमी कह रहा है कि कराची के समंदर के किनारे अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, और कराची में आज तक इसीलिए तो तूफ़ान नहीं आता कि अब्दुल्ला शाह गाजी यहाँ पे रोक के बैठा हुआ है तूफ़ान को। अब कोई ये पूछे इनसे कि भाई साहब, अल्लाह का अजाब है तो अब्दुल्ला शाह गाजी अल्लाह से बड़ा हो गया कि अल्लाह के अजाब को रोक के बैठा हुआ है? ये है कहानी। अजीज़ दोस्तों, दो आपके सामने एक करेक्शन है, एक गवर्नमेंट ने करेक्शन की है। वो करेक्शन ये है कि मैंने पिछले दिनों आपके सामने एक स्टोरी रखी थी नजमा बलोच की, जिसको एक टीचर थी जिसको कि आर्मी वाले उठा के ले गए थे और प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम हमारे फौजियों को सेक्स प्रोवाइड करोगी और दूसरी लड़कियों को भी हायर करोगी, और तुम बलोच फाइटर जो हैं उनके कैंपों में जाके हमारे लिए मुखबरियाँ करोगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो नजमा बलोच ने सुसाइड कर लिया। अजीज़ दोस्तों, मुझे आज एक बलोच दोस्त का फ़ोन आया जो जिनीवा में, और बलोच उसमें काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि नजमा बलोच का ताल्लुक़ बलोचिस्तान के इलाके आवारान से। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, ये आवारान की नहीं थी, ये पंजगोर थी।
इसलिए कुछ बलोच नाराज़ हो रहे हैं कि मैंने गलत इलाके का नाम क्यों लिया। तो भाई वो हैं बलोचिस्तान की ही नजमा बलोच, बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर से इनका ताल्लुक़ है। मैंने आपको आवारान बताया था, वो मेरी एक अनइंटेंशनल मिस्टेक थी। और ये नजमा बलोच जो हैं ये टीचर, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये टीचिंग के सैलरी नहीं लेती थी, ये सरकारी स्कूल की टीचर नहीं थी। इन्होंने एक एनजीओ के तहत जो, क्योंकि सरकार तो बलूचिस्तान में कोई एजुकेशन, हेल्थ, पानी कोई सहूलतें नहीं देती ना, तो बहुत से बलोचों ने अपनी मदद आपके तहत स्कूल्स बनाए। तो उनमें से एक स्कूल में ये फ्री में पढ़ाती थी और इन्होंने फिर सुसाइड कर ली। इनके फादर की वीडियो है जिसमें उन्होंने ये पूरी डिटेल बताई है, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो मैंने आपको मुख्तसरन ये बता दिया। दूसरा खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी कि मैंने कल की वीडियो में एक हिंदू लड़की के बारे में बताया था कि सुहाना, कि जिसको अगवा करके ले गए थे, ज़बरदस्ती मुसलमान किया था, और फिर कोर्ट में जब केस आया तो कोर्ट ने उस नाबालिग माइनर लड़की को दारुल अमान भेजने की बात की। हालांकि लड़की ने कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, अगवा करके बाय फोर्स मुझे मुसलमान किया गया है और मुझे मेरे माँ बाप के साथ जाने दो। तो अदालत ने उसको दारुल अमान भेज दिया था, जिसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी कि वो रो रही थी, उसका बाप भी रो रहा था। तो आज ये करेक्शन हो गई है कि अब हाई कोर्ट में जब का मामला गया तो हाई कोर्ट ने इस लड़की को लड़की के माँ बाप के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, लेकिन सवाल आज भी बाकी है कि जिन्होंने अगवा किया था उनको सज़ा क्यों नहीं मिली, उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। जब अदालत ये मान गई कि लड़की के साथ ज़्यादती हुई और उसको माँ बाप के साथ वापस जाने दिया, तो इसका मतलब जिनके कब्ज़े में वो लड़की थी उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। और दूसरा ये है कि ये मेरे हिसाब से, मैं जब से चीज़ें ये देख रहा हूँ, ये पहला केस है जिसमें लड़की को वापस उसके घर भेजा गया है। तो बाकी उन हज़ारों लड़कियों का क्या, बाकी उन हज़ारों लड़कियों का क्या। और पाकिस्तान की सरकार कहाँ है? पाकिस्तान की सरकार जिनको भारत के मुसलमानों का दुख खाया जाता है, जो कि आपसे पाकिस्तानी मुसलमानों से लाख दर्जे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं भारत में और मज़े से वहाँ पे धन धनाते फिरते हैं मुसलमान भारत में, उनकी फ़िक्र खाई जाती है। आपके अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है, सरकार ज़रा उस पर भी आप बात करें। और इंटरनेशनल मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहाँ मरी हुई पड़ी हैं, वो इस पे क्यों आवाज़ नहीं उठाती। अज़ीज़ दोस्तों, पीटीआई के हवाले से ये है कि इजाज़ चौधरी और महमूदुल रशीद, दो पीटीआई के लीडर्स हैं, वो तैयार हो गए हैं, अंदर हैं अभी, और वो आर्मी से माफ़िया मांग रहे हैं, पांव पकड़ के माफ़िया मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर तरह से आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, हम पीटीआई छोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन आर्मी उनको नहीं छोड़ रही। इसकी वजह यह है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे 9 मई के अटैक में, जो कि आर्मी के कोर कमांडर के घर पे हुआ था। तो ये डायरेक्टली अटैक में इन्वॉल्व थे, इसलिए आर्मी कह रही है हम सबको छोड़ देंगे। तो फिर मामला कैसे चलेगा। अज़ीज़ दोस्तों, यही हाल हमारे फवाद चौधरी का है। फवाद चौधरी ने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे तो ये कहा था कि मैंने ऐसा कैलेंडर बना दिया है कि अब चांद देखने की ज़रूरत नहीं, 5 साल बाद किस दिन ईद होगी, किस दिन रमज़ान होगी, ये आपको कैलेंडर बता देगा। अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन ऐसा कोई कैलेंडर नहीं बना जो ये बता सके कि 5 साल बाद फवाद चौधरी किस पार्टी में होगा। ये मुशर्रफ के साथ रहा, ये जरदारी की हुकूमत में रहा, ये इमरान खान की हुकूमत में रहा, अब ये जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पार्टी में है। तो 5 साल बाद ये किस में होगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। अज़ीज़ दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से जेल से वापस आने के बाद मुलाकात हुई थी, जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी इनकी और आपस में काफ़ी टकराव जैसी सूरत हाल हुई थी। ये वापस मिले हैं इमरान खान के साथ और कुरैशी ने
पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान के साथ वापस एक मीटिंग की है और उसमें वापस ये कहा है उसको कि भाई आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और पीटीआई के लिए और आपके पीटीआई के वर्कर्स के लिए बेस्ट ये है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। आपको अभी तो आर्मी भेजने के लिए तैयार है, लेकिन कल को फिर अगर आपने ज़िद पकड़ी रखी तो आपको इबरत का नमूना बनाया जाएगा। आर्मी कोर्ट्स में आपके केस चलाए जाएंगे और आपको 10-20 साल की सज़ा भी होगी। और ये जो बाहर बैठे आपके जो चमचे हैं या गोरे भी हैं जो आपकी सपोर्ट में बात करते हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये आर्मी को आफ्टर ऑल अमेरिका बहादुर की पूरी सपोर्ट हासिल है और आपको तो अमेरिकन सरकार भी इतना पसंद नहीं करती। लेकिन अगेन दोनों की काफ़ी तू मैं हुई, गर्मा गर्मी हुई और इमरान खान ने वापस इसको भगा दिया। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारा पीटीआई का जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया था, सितंबर में 9 अक्टूबर में इसका टाइम पूरा हो रहा है, 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये रिटायर हो जाएगा। वैसे तो बहुत माल बना लिया इसने। ये कराची का एक डेंटिस्ट था, साला डेंटिस्ट भी क्या था, चुगादर था, मदारी था, एक हरामी था। जमात इस्लामी से जंप करके आया था पीटीआई में। ये अब जा रहा है, तो जाते जाते इसने कहा कि अब मुझे हज करने जाना है। आपको पता है कि इसी महीने हज है, तो अभी हज करने जाने के लिए 26 का डेलीगेशन लेके हज करने जा रहा है सरकारी खर्चे पे। इसमें इसकी बीवी भी है, इसकी बेटियां हैं, इसके 2 दामाद हैं, बेटियों के शोहर, इसकी बहुएं हैं, इसके पोते पोतियां हैं, नवासे नवासियां हैं और कुछ रिश्तेदार हैं। इसके अलावा अपने पर्सनल स्टाफ को भी लेके जा रहा है, क्योंकि ये सब नवाब है ना, तो नौकरी वहाँ पे काम कैसे करेंगे? इनके लिए खाने बनाने, इनके सामान उठा के फिरना, इनके बच्चों को उठाना करना, उसके लिए 11 आदमी का खाली स्टाफ जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी, मुलाजिम, ये सब इनके साथ जाएंगे। इन सब के पासपोर्ट और सब चीज़ें भेज दी हैं और आरिफ अलवी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि सऊदी सरकार से कहा जाए कि हमें रॉयल प्रोटोकॉल भी चाहिए। इस्लाम का 5वां रुकन है हज, और हज के बारे में इस्लाम में क्लियर अल्फाज में लिखा है कि यह हर मुसलमान पे ज़िंदगी में एक बार कम से कम फ़र्ज़ है, लेकिन कंडीशनल है। लेकिन अगर तुम्हारी हैसियत है, तो अगर तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी, तो हज करो। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ वाइज, यानी बीमार इतने हो कि नहीं जा सकते इतने लंबे सफ़र पे, उस ज़माने में तो नहीं पता था ना कि हवाई जहाज़ भी आ जाएंगे, बाद में गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। उस ज़माने में तो घोड़े ऊँटों पे चीज़ें होती थी। मेरे दादा के फादर हाजी हबीब आजक गांव गुजरात से ऊँट पे बैठ के समंदर के किनारे आए थे और फिर वहाँ से शिप में बैठ के जद्दा गए थे और जद्दा से फिर ऊँट पे बैठ के मक्का और फिर हज ऊँट पे की थी और मदीना भी ऊँट पे गए थे। तो उस ज़माने में गाड़ियों का और जहाज़ का पता नहीं था अल्लाह को कि वो भी आएंगी, तो उस ज़माने में बहुत तकलीफ़ दे हज होता था। तो इसलिए ये कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप वो तकलीफ़ दे सफ़र करने का फिज़िकली कर सकते हैं बर्दाश्त, या आपकी फाइनेंशियली पोजीशन नहीं, तो आप नहीं करें हज। ये है इस्लाम की कंडीशन। ये नवाब साहब रॉयल प्रोटोकॉल में जा रहे हैं सरकारी खर्च पे, ये इनका हज होगा। और वैसे ही कल की मेरी वीडियो सऊदी अरब की अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, परसों की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसमें मैंने डिटेल में हज को कवर किया है। अजीज़ दोस्तों, आजकल का हज है ना, वो 5 स्टार वेकेशन है। आजकल के हाजी हैं ना, वहाँ जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं, अब गरीब नहीं जा सकते। वो 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, एयर कंडीशन कमरे से नीचे उतरे, 5-10 मिनट की वॉक पे हरम शरीफ में पहुँच गए, अंदर काबा शरीफ, नमाज़ पढ़ी, वो भी पूरा एयर कंडीशन, नमाज़ पढ़ी, वहीं बैठ के थोड़ा इबादत की, बाहर निकले, रेस्टोरेंट में खाना खाया, थोड़ा घूमे फिरे, ज़ियारतें कर लीं, फिर कमरे में अपने
आजकल ये 5 स्टार वेकेशन हो गई है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये अल्लाह को नाउज़ुबिल्ला बेवकूफ़ बनाने के लिए ये आरिफ अलवी जमात इस्लामी के। एनीवे अज़ीज़ तो एंड पे अज़ीज़ दोस्तों यही सारी सूरत हाल है। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।